हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स जो है पिछली क्लास में हमने पढ़ रहे थे क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें कि हम क्या पढ़ चुके थे, ग्रोथ पढ़ चुके थे, है ना। तो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का रिप्रोडक्शन। तो स्टूडेंट्स हमने ग्रोथ जब हमने पढ़ा था जो है, तो हमने ग्रोथ में कहा था कि जो ग्रोथ होता है वो कोई डिफाइनिंग फीचर्स नहीं होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, यानी कि कोई डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स नहीं होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, बिकॉज जो ग्रोथ होती है वो नॉन लिविंग थिंग्स में भी दिखाई देती है। जब जो है हमने आपको कहा था कि जब सपोज़ कोई रेत का किला होता है तो उसके ऊपर रेत की लेयर जब जमती जाती है तो वो किला जो है बड़ा हो जाता है, ठीक है। या पानी जो रिवर है उसमें कभी जो है पानी जो है कम है तो वो बढ़ रहा, मतलब जो है कभी आपने देखा होगा कि रिवर में पानी कम हो जाता है तो कभी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वो चीज़ भी बढ़ रही है तो उसको भी हम ग्रोथ कहेंगे, है ना। तो जो ग्रोथ होता है, कहने का मतलब कि वो एक डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक फीचर्स नहीं होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, कि हम ये कहें कि जो ग्रोथ होती है वो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही होती है और नॉन लिविंग में नहीं होती है, नॉन लिविंग में भी देखने को मिलती है समटाइम, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट था ग्रोथ जो था, ठीक है। सेकंड आता है स्टूडेंट रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन, सबसे पहले रिप्रोडक्शन क्या होता है कि इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस व्हेन लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस देयर यंग वंस, ठीक है। यानी कि एक ऐसी प्रोसेस होती है जो कि क्या होती है, जिसमें कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है क्या करता है, यंग वंस को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। जो यंग वंस होते हैं वो सिमिलर होते हैं, मतलब अपने पेरेंट्स के, बट नॉट आइडेंटिकल, ठीक है। बच्चे जो है अपने पेरेंट्स के सिमिलर हो सकते हैं बट वो उनके आइडेंटिकल नहीं हो सकते। मीन्स आइडेंटिकल का मतलब क्या हो गया कि जो मदर और फादर है, अगर ऐसा नहीं है कि लड़का हुआ तो बिल्कुल एग्जैक्टली अपने फादर की कॉपी होगा, या फिर अगर लड़की हुई तो एग्जैक्टली मदर की कॉपी होगी, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए जो है रिप्रोडक्शन क्या है, ऐसी प्रोसेस है जहाँ पर कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने जैसे यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं, और वो जो यंग वंस होते हैं वो अपने पेरेंट्स के सिमिलर होते हैं बट नॉट आइडेंटिकल, ओके। तो जो रिप्रोडक्शन होता है स्टूडेंट, ये 2 टाइप्स का होता है, ठीक है। रिप्रोडक्शन कितने टाइप्स का होता है, 2 टाइप्स का होता है। 10th में अच्छे से आपको बताया था। फर्स्ट इज सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। फर्स्ट क्या होता है, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, और सेकंड क्या होता है स्टूडेंट, आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन जो है कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है, देयर इज नो गैमेट फ्यूजन अकर, ठीक है, इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बट इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन both parents are present, but both parents प्रेजेंट होने का मतलब ये नहीं है कि दोनों पेरेंट्स का प्रेजेंट होने का मतलब ये नहीं है कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम तब कहेंगे जब दोनों गैमेट्स का क्या होगा, फ्यूज़न होगा, उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है, ठीक है स्टूडेंट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल मैं आपको बता सकती हूँ जहाँ पर कि 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं बट फिर भी जो है क्या होता है, गैमेट्स का जो है क्या नहीं होता है, फ्यूज़न नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि जहाँ पर 2 पेरेंट्स तो हैं बट साथ के साथ जो है आपका, अगर 2 पेरेंट्स नहीं भी हैं, ठीक है, तो भी जो है क्या है, अगर जो है गैमेट्स का फ्यूज़न हो रहा है, ठीक है, तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाएगा, ठीक है। वो क्या होता है, कैसा होता है, वो अभी आपका इस 11th में कोई लेना देना नहीं है उसका, ठीक है। 12th में आपका जब डिटेल में होगा तो वहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है और यहाँ पर जो है कोई भी जो है गैमेट फ्यूज़न नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दोनों पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं बट जो है मेन जो फीचर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कि हाँ यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा, वो क्या होता है कि गैमेट्स का फ्यूज़न होना मीन्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का होना, ओके। अब आता है आपका जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल में आप बता सकते हो, ह्यूमन बीइंग, काव, फेलो वगैरह, ये सब क्या है,
सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इनमें होता है, जिनमें भी 2 जेंडर है, मेल फीमेल, ठीक है। असेक्शुअल रिप्रोडक्शन में आपका जैसे हाइड्रा, अमीबा, है ना, ये क्या है, असेक्शुअल रिप्रोडक्शन के आपके एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। अब आती है बात स्टूडेंट कि चाहे वो यूनिसेलुलर हो चाहे वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हो, ठीक है, रिप्रोडक्शन जो है दोनों में ही होता है, भले वो सेक्सुअल हो या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, ठीक है। तो इसलिए जो है अब ये बात आती है कि क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, ये तो हमने कह दिया कि सेक्सुअल हो चाहे असेक्सुअल हो, ठीक है, दोनों ही जो है रिप्रोडक्शन है, ठीक है। और जो है ये यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर पे होते हैं, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है मोस्टली जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलता है, ठीक है। अब जो है जो आपकी जो है रिप्रोडक्शन जो है, क्या ये डिफाइनिंग फीचर्स है, क्या ये डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें जो है रिप्रोडक्शन होता ही होता है, ठीक है। तो अब जो है जो रिप्रोडक्शन होता है स्टूडेंट, ये भी जो है क्या है, डिफाइनिंग फीचर नहीं है, ये डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स नहीं है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट कुछ ऐसे हैं एग्जाम्पल जो कि इसको डिफाइनिंग फीचर्स नहीं बनने देते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका म्यूल जो होता है स्टूडेंट, ठीक है, म्यूल्स क्या होता है, जो आपका जो है म्यूल्स होता है ये कभी बच्चे पैदा नहीं कर सकता है खुद से, ठीक है, ठीक है। तो जो म्यूल्स होते हैं वो डोंकी और हॉर्स का जब ब्रीड करवाई जाती है इनकी आपस में, तब जाकर म्यूल बनता है। तो अगर हमें फ्यूचर में कोई म्यूल चाहिए तो उसके लिए हमें हॉर्स और डोंकी की मतलब मैटिंग करवानी पड़ेगी, तब जाकर हमें म्यूल मिलेगा। म्यूल अपने आप से कोई प्रोजेनी पैदा नहीं कर सकता है, ठीक है। तो यानी कि कोई जो है यहाँ पर क्या नहीं हो रहा है, रिप्रोडक्शन को हम यहाँ पर नहीं कह सकते हैं कि ये डिफाइनिंग फीचर है, ठीक है। इसके अलावा स्टूडेंट जो है जो वर्कर जो बीज होती हैं, है ना, हनी बीज होती है ना, तो उसमें जो वर्कर बीज होती हैं वो कभी भी जो है क्या नहीं करती हैं, बच्चे पैदा नहीं करती हैं। तो वो भी रिप्रोडक्शन को जो है क्या नहीं कर होने दे रही है, वो भी कहती हैं कि रिप्रोडक्शन जो है डिफाइनिंग फीचर्स नहीं कह सकते हम इसको, ठीक है। इसी तरीके से कुछ इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, जो कि बच्चे पैदा नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो वो भी क्या हो गया आपका कि यानी कि रिप्रोडक्शन जो है डिफाइनिंग फीचर्स नहीं है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। तो इसलिए जो है रिप्रोडक्शन भी जो है ग्रोथ की तरह ही क्या है स्टूडेंट, डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स नहीं है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, क्योंकि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है बच्चे नहीं पैदा करती है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल मैं आपको दे चुकी है, जैसे म्यूल का कहा मैंने, वर्कर हनी बी का कहा, और जो इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स होते हैं, जो कि ऐसे भी बहुत सारे ह्यूमन बींग्स होते हैं जो बच्चे ही नहीं पैदा कर पाते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है स्टूडेंट रिप्रोडक्शन भी जो है क्या हो गया आपका, ये भी जो है कंक्लूजन ये निकलता है कि जो है ये डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हम इसको नहीं कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट आपका जो है मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या था स्टूडेंट आपका, मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो अब देखते हैं कि क्या मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का या नहीं, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट ये है कि जो रिप्रोडक्शन होता है वो नॉन लिविंग थिंग में तो बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता है। जैसे ग्रोथ क्या थी, देखने को मिल रही थी हमें नॉन लिविंग थिंग्स में, बट रिप्रोडक्शन हमें कहीं पे भी जो है नॉन लिविंग थिंग्स में देखने को नहीं मिलती है। जस्ट बिकॉज क्योंकि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है क्या नहीं कर पाते हैं, रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए जो है इसको क्या नहीं कहा गया है, डिफाइनिंग फीचर्स नहीं कहा गया है, ठीक है। तो ऐसा मत सोचना कि जो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स है वो रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। नॉन लिविंग थिंग्स तो बिल्कुल भी रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं, ठीक है। तो अब आता है मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है स्टूडेंट कि द सम टोटल ऑफ एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म, सम टोटल ऑफ, लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है, सम टोटल ऑफ एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म, ठीक है। हमारी बॉडी में होने वाली जितनी भी जो रिएक्शंस है, जितनी भी केमिकल रिएक्शंस है स्टूडेंट्स,
उनको कहा जाता है मेटाबॉलिज्म। ठीक है, हमारी बॉडी में बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस चलती रहती हैं, मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, उनकी बॉडी के अंदर जो है बहुत ज़्यादा जो है क्या होती हैं, केमिकल रिएक्शंस चलती रहती हैं। तो इसी को जो है हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अब यहाँ पर हमने इसकी डेफिनेशन में लिखा है एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। तो एनाबॉलिज्म का क्या मतलब होता है स्टूडेंट? तो एनाबॉलिज्म का मतलब होता है कि सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस, यानी कि जब जो है किसी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से कोई सिंपल सब्सटेंस बनता है तो उसको कहा जाता है क्या, एनाबॉलिज्म। ठीक है, क्या कहा जाता है, एनाबॉलिज्म। ठीक है, क्या कहा हमने, एनाबॉलिज्म की डेफिनेशन स्टूडेंट, यानी कि सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस, यानी कि किसी सिंपल चीज़ से जो है कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ बन रही है तो उसको कहेंगे एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का मतलब होता है सिंथेसिस। ठीक है, सिंथेसिस। तो इसका एग्जाम्पल अगर हम दें तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, आपको पता है स्टूडेंट कि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि जो सिंपल सब्सटेंसेस होते हैं वो मिलकर एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाते हैं, दैट इज ग्लूकोज। ठीक है, तो इसका एग्जांपल हो गया एनाबॉलिज्म का फोटोसिंथेसिस। तो इसको अच्छे से याद रखना क्योंकि ये टर्म्स बीच बीच में आपके हर चैप्टर में आते रहेंगे। ठीक है, तो एनाबॉलिज्म का मतलब क्या कहा हमने कि सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस। एग्जांपल में फोटोसिंथेसिस कि जब किसी सिंपल सब्सटेंस से कोई कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनता है तो उसको कहा जाता है एनाबॉलिज्म। एग्जांपल हो गया फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में आपको पता है स्टूडेंट, वाटर प्लस CO2 मिलकर जो है क्या बनाती हैं, ग्लूकोज बनाती हैं। ठीक है, तो वाटर और CO2 जो है वो सिंपल सब्सटेंसेस होते हैं, ग्लूकोज जो होता है वो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स होता है। ठीक है, इसी तरीके से जो है कैटाबॉलिज्म क्या होता है स्टूडेंट? ठीक है, कैटा। ठीक है, कैटा से पता चल रहा ब्रेक डाउन होना। ठीक है, तो कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है स्टूडेंट ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू सिंपल सब्सटेंसेस, यानी कि जब कोई कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो है ब्रेक डाउन होता है इनटू सिंपल सब्सटेंस में तो उसको कहा जाता है क्या, कैटाबॉलिज्म। तो इसका एग्जांपल होगा आपका, कैटाबॉलिज्म का एग्जांपल क्या हो जाएगा, रेस्पिरेशन, है ना। अगर आपको याद होगा 10th का स्टूडेंट, रेस्पिरेशन में क्या होता है कि जो आपका क्या होता है, ग्लूकोज होता है वो टूट जाता है कि नहीं टूट जाता है, किस में, CO2 प्लस वाटर प्लस जो है एनर्जी में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कैटाबॉलिज्म। अब बात आती है कि जो मेटाबॉलिज्म है क्या ये डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर है या नहीं है। तो जो मेटाबॉलिज्म होता है स्टूडेंट, it is a defining characteristic features of living organisms. No non-living object exhibit metabolism, यानी कि किसी भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में हमें मेटाबॉलिज्म देखने को नहीं मिल सकता है कभी भी। तो ये क्या हो गया, एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हो गया लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। ओके, उसके बाद आता है स्टूडेंट आपका नेक्स्ट जो है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। फोर्थ होता है आपका क्या, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक फीचर है आपका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो अब देखते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। ठीक है, ठीक है, तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है स्टूडेंट कि जितने भी जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो सारे जो है बने हुए होते हैं किसके, सेल की, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो ह्यूमन हो। ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल। ठीक है, दूसरी चीज़ आती है कि चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हो, चाहे वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हो। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बना होगा सिंगल सेल का, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बना होगा मल्टीपल यानी मिलियंस ऑफ सेल्स का। ठीक है, तो इसलिए जो है जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है ये जो है क्या है आपका लिविंग थिंग्स में ही देखने को मिलता है। ठीक है, तो जितने भी जो लिविंग थिंग्स हैं वो क्या है, सेल के बने हुए हैं, चाहे वो यूनिसेलुलर है चाहे वो मल्टी सेलुलर है। तो ये भी आपका जो है क्या हो जाएगा, एक तरीके से आपका जो है डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग्स। ठीक है,
इसके बाद आता है स्टूडेंट आपका पांचवा जो है, फिफ्थ पॉइंट जो है और जो लास्ट है वो है कॉन्शियसनेस। ठीक है, कॉन्शियसनेस। ठीक है, अब कॉन्शियसनेस क्या होती है स्टूडेंट? ठीक है, कॉन्शियसनेस जो होती है ये क्या होती है, जितने भी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो प्लांट्स हो, ठीक है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो, चाहे वो यूकैरियोट्स हो, सब में जो है क्या होता है, अपने इन्वायरमेंट को लेकर जो है सेंसिबल होते हैं। ठीक है, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने इन्वायरमेंट को लेकर क्या होता है, सेंसिबल होता है। ठीक है, तो इसलिए जो है कॉन्शियसनेस को जो है क्या माना जाता है, इसको भी जो है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी माना जाता है। ठीक है, ये भी क्या है आपका जो है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो जाएगी। ठीक है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो इसलिए जो है आपका ये भी जो है ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो आपका जो है सेल कॉन्शियसनेस हो चाहे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हो, ये दोनों ही जो है क्या है आपके डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। ये हमें जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही देखने को मिलता है, क्योंकि जो नॉन लिविंग होते हैं उनमें कॉन्शियसनेस नहीं होती है, वो अपने इन्वायरमेंट के लिए जो है कोई उनमें जो है सेंस नहीं होता है। ठीक है, तो एनिमल्स हो चाहे प्लांट्स हो, ये दोनों ही जो है अपने इन्वायरमेंट के को लेकर क्या होते हैं, सेंसिबल होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कॉन्शियसनेस। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट हमारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, जो कि यहाँ पर कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।